हेलो फ्रेंड्स, वेलकम गेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज के टारगेट 20 आउट ऑफ 20 के फर्स्ट पार्ट के बारे में। जैसे कि आपको पता है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बीएसटी तीनों के हम टारगेट 20 आउट ऑफ 20 स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें हम 1 मार्क्स वाले 20 ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हो। और आपको ये भी पता होना चाहिए, ये जितने भी क्वेश्चन की लिस्ट है वो मैं ओसवाल के सैंपल पेपर में से आपके लिए लेकर आया हूं। आपको बिजनेस स्टडीज के पेपर में सबसे ज्यादा जरूरी यह बात पता होनी चाहिए कि लर्निंग तो कोई भी कर लेता है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कोई भी कर लेगा, लेकिन रिटन प्रैक्टिस बिजनेस स्टडीज के पेपर में सबसे ज्यादा जरूरी है। 3 आवर्स में इतना लेंथी पेपर जिसमें डिफरेंट डिफरेंट केस स्टडीज को इंटरप्रेट करना, उसको समझना और केस स्टडी को समझने के बाद उसको आंसर करना, रिटन वर्क करना बहुत मुश्किल होता है। बिजनेस स्टडीज में आपको रिटन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी चाहिए। और रिटन प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि हर चैप्टर के हर क्वेश्चन को आप लिख लिख के देखो। इसके लिए आप सिंपल ओसवाल का सैंपल पेपर परचेज कर लो। ओसवाल के सैंपल पेपर में आपको हर सब्जेक्ट का सैंपल पेपर मिल जाएगा और इसमें बीएसटी का सैंपल पेपर भी है। 3 आवर्स अपना टाइम सेट करिए, एक सैंपल पेपर को सॉल्व करिए। पहले सैंपल पेपर को सॉल्व करने में हो सकता है कि आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, लेकिन प्रैक्टिस करने से आपका यह टाइम कम हो जाएगा। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको ट्राई करना है कि 2 आवर्स 40 मिनट के बीच में आपका पेपर हो जाए पूरा और 20 मिनट्स एक्स्ट्रा स्पेयर बच जाए, ताकि आप बाद में पेपर को रीड भी कर सको। तो ये सैंपल पेपर जिसमें से मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, आप भी इसको परचेज कर लीजिए। हम 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन तो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस आप इन सैंपल पेपर की हेल्प से अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि इस सैंपल पेपर में एक तो सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड है, कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं। दूसरा, इसमें ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं जो प्रीवियस एग्जाम में हर बार पूछे गए थे और जो फ्यूचर के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें आपको सॉल्व्ड सैंपल पेपर और अनसॉल्व्ड सैंपल पेपर भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको इसमें एक क्यूआर कोड स्कैनर रीडर भी मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से आप उसको स्कैन करके अपना ऑनलाइन टेस्ट भी ले सकते हो और चेक कर सकते हो कि आखिरकार आप कितना प्रिपेयर हो चुके हो। लिंक्स हमने सारे नीचे दे दिए हमारे वीडियो के, इस सैंपल पेपर के और उस कोड स्कैनर के जिसकी हेल्प से आप ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कर सकते हो। इसको ट्राई जरूर करिएगा ताकि आपकी परफॉर्मेंस आपको पता चल जाए। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम 20 ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ओसवाल के सैंपल पेपर में से, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। ये है हमारे पास ओसवाल के सैंपल पेपर में से 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज के 1 मार्क्स वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि आपको पता है हमारा टारगेट 20 आउट ऑफ 20 का है, तो इस सीरीज में हम 1 मार्क्स वाले टोटल 20 क्वेश्चंस बिजनेस स्टडीज में से डिस्कस करेंगे और वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं, मंजू बाउट अ मिक्सर ग्राइंडर but lately she found that the product is defective. She decided to make a complaint to the dealer, but the dealer refused to entertain the complaint. Manju then decided to file the complaint against the dealer. Which right of Manju is discussed here? अब आपको पता है कंज्यूमर्स एक्ट 1986 एंड कंज्यूमर्स एक्ट 2019 दोनों में ही डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर्स के राइट डिस्कस किए गए हैं, जिसमें से यहां पर मंजू को डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिला है और वो इस डिफेक्टिव प्रोडक्ट का रिड्रेसल चाहती है। वो चाहती है कि इसका सॉल्यूशन मेरे को मिले, किसी भी तरह का सॉल्यूशन हो, चाहे फंड वापस मिल जाए, चाहे पैसे वापस मिल जाए और चाहे प्रोडक्ट चेंज करके दे दिया जाए। तो कौन से राइट के बारे में यहां पर डिस्कस किया गया है? राइट टू सीक रिड्रेसल, यानी वो अपने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहती है, इसका सॉल्यूशन चाहती है। उसके पास पूरा राइट है कि वो इसके रिगार्डिंग कंप्लेंट कर सके। राइट टू रिड्रेसल या फिर राइट टू कंप्लेंट। इसके अलावा राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू हेल्थी इन्वायरमेंट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये डिफरेंट डिफरेंट राइट्स हैं जो कंज्यूमर एक्ट में डिस्कस किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, जयंत इज होल्डिंग 100 shares of a company. He has been given a privilege offer to subscribe to a new issue of shares of the same company in the proportion of 2:1.
to the number of shares already possessed by him. Identify the method of floating, method of issuing. Floating का मतलब होता है method of issuing the shares being described in the above case. अब यहां पर कह रहे हैं कि जो जयंत है ना वो एक ओल्ड शेयर होल्डर है जिसके पास कंपनी के ऑलरेडी 100 शेयर्स हैं. कंपनी ने ये शेयर्स न्यू इशू करने थे ताकि और कैपिटल सब्सक्राइब करवाई जा सके. सो वो न्यू शेयर्स मार्केट में इशू करने से पहले कंपनी ने अपने ओल्ड शेयर होल्डर्स को ऑफर दिया कि जिनके पास 2 शेयर्स हैं ऑलरेडी वो 1 शेयर इसमें से परचेज कर सकता है. तो यहां पर कौन से इशू की बात की गई है? वो है राइट इशू, जो कि एज पर कंपनीज एक्ट डिस्क्राइब किया गया है. कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अगर कंपनी न्यू शेयर्स इशू करना चाहती है तो न्यू शेयर्स इशू करने से पहले, न्यू शेयर्स मार्केट में इशू करने से पहले कंपनी को वो शेयर्स अपने ओल्ड सब्सक्राइबर्स के सामने, ओल्ड शेयर होल्डर्स के सामने रखने होते हैं, दिखाने होते हैं, बताना होता है, ताकि अगर ओल्ड शेयर होल्डर्स अपना कंट्रोल शेयर नहीं करना चाहेंगे तो वो खुद ही इनको परचेज कर लेंगे. सो कौन से इशू की बात कही गई है? राइट इशू. आगे बढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, यू आर अ मैनेजर इन अ मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. इट इज रिपोर्टेड दैट postal expenses have increased by 8% and the cost of material is increased by 8%. Which deviation is more critical to you? अब यहां पर डेविएशन की बात की गई है, मतलब कंट्रोलिंग प्रोसेस का यहां पर जिक्र हुआ है. और कंट्रोलिंग प्रोसेस में आपको पता होना चाहिए कि डेविएशंस 2 डिफरेंट मेथड से एनालाइज किए जाते हैं. एक होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, और सेकंड हमारे पास होता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल या फिर क्रिटिकल पॉइंट एनालिसिस. सो जब भी कंट्रोलिंग प्रोसेस में डेविएशंस को एनालाइज किया जाता है तो पहले मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का रूल अप्लाई आप कर सकते हो. यानी अगर तो कोई चीज एक्सेप्शनल है जो नहीं होनी चाहिए थी, जिससे आपके बिजनेस को इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसको मैनेज करो. क्योंकि आपको पता होना चाहिए टू मैनेज ऑल मींस मैनेज नथिंग. अगर आप सब कुछ मैनेज करने के लिए भागोगे तो बहुत सारा हौच पौच हो जाएगा, सब कुछ मैनेज नहीं हो पाएगा. इसलिए मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का रूल अप्लाई करो. ऐसी चीजें जो एक्सेप्शनल केस पे चली जाती हैं, जिनके होने से नुकसान हो सकता है, उसको कंट्रोल करो. जो छोटी मोटी चीजें हैं वो तो होती रहती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, छोटे मोटे डेविएशंस को हम ज्यादा भाव नहीं देंगे. दूसरी तरफ क्रिटिकल पॉइंट एनालिसिस क्या कहता है? ये कहता है कि अगर इस पर्टिकुलर एरिया में प्रॉब्लम आएगी ना, तब तो हम इसको सॉल्व करेंगे, बाकी प्रॉब्लम्स छोटी मोटी हैं, आती रहेंगी. तो क्रिटिकल पॉइंट एनालिसिस या फिर क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब है कि बड़े लेवल की प्रॉब्लम जिसके होने से ज्यादा नुकसान हो सकता है उसको कंट्रोल करो. और यहां पर यही पॉइंट हाईलाइट किया गया है. 8% से आपकी पोस्टल एक्सपेंस बढ़े हैं. पोस्टल एक्सपेंसेस तो बहुत कम होते हैं, 50, 100, 200, 2000, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे. 8% बढ़ भी गए तो कोई चिंता की बात नहीं है, डेविएशन हो गया तो हो गया. लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ने से, चाहे वो 1% ही क्यों ना हो, चाहे वो 3% ही क्यों ना हो, आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा मेजर इफेक्ट आएगा. सो यहां पर किस चीज को हमें भाव देना चाहिए ये पूछ रहे हैं. ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल क्रिटिकल पॉइंट एनालिसिस के अकॉर्डिंग दोनों में से कौन सा पॉइंट क्रिटिकल है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल. अब 8% का मतलब ये नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट है. ये 8% बड़ा है, 3% से ज्यादा है, लेकिन अमाउंट वाइज पोस्टल एक्सपेंसेस बहुत कम होते हैं. आगे बढ़ते हैं. अब जैसे आप देख रहे हो कि हम सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चंस करवा नहीं रहे हैं, साथ में डिटेल में अंडरस्टैंड भी करवा रहे हैं. तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर अभी कर दीजिएगा. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन को ना सिर्फ सॉल्व बल्कि अंडरस्टैंड भी करते हैं. फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द पिक्चर्स गिवन. आपको पता है बिजनेस एनवायरनमेंट के 4 से 5 कंपोनेंट होते हैं. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, है ना. तो उसमें से यहां पर किस एनवायरनमेंट को डिस्कस किया गया? तो सबसे पहले तो यहां पर आपको देखना चाहिए
कि ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिस्कशन हो रही है, और ट्रांसपोर्टेशन एक इकोनॉमिक फैक्टर होता है, तो यहां पर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस किया गया। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिसमें पिक्चर शो करके आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं हितेश हैज सेट अप अ स्मॉल बिजनेस यूनिट फॉर स्पाइसेस। In order to market the spices in the local residential areas, he has appointed a team of 8 salesmen. Each salesman is expected to sell at least 180 units. यानी हितेश ने अपने सेल्समैन को टारगेट भी दिए कि 180 यूनिट्स आपको सेल करने हैं ड्यूरिंग अ वीक टाइम। आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग बीइंग हाईलाइटेड इन द अबव केस। अब आपको पता है कंट्रोलिंग के टोटल 7 to 8 इंपॉर्टेंसेस हैं, उनमें से यहां पर किस इंपॉर्टेंस की बात कही गई है। तो ऐसे स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंस को पॉइंट आउट करना स्टूडेंट्स के लिए ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में आपने एलिमिनेशन रूल अप्लाई किया करो। एलिमिनेशन रूल का मतलब है पहले इसको चेक करो, इट इंश्योर्स एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। क्या इस इंपॉर्टेंस के बारे में यहां पर हाईलाइट कुछ किया गया है? तो आई थिंक इसका ए आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि जो हितेश है उसने स्पाइसेस का बिजनेस स्टार्ट किया है, वो लोकल एरिया में अपने 8 सेल्समैन की टीम बना के उनको टारगेट देके कह रहा है कि हमें इतने प्रोडक्ट सेल करने ही करने हैं। तो इसका मतलब वो अपने 8 सेल्समैन अपने ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करने का प्लान कर रहा है, उनको कंट्रोल कर रहा है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। बाकी ऑप्शंस अगर देखे जाएं तो वो करेक्ट क्यों नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग एम्प्लॉइज मोटिवेशन। नो डाउट कंट्रोलिंग एम्प्लॉइज की मोटिवेशन को इंप्रूव करता है, लेकिन इस पैराग्राफ में क्या स्पेसिफिकली एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए किसी रिवॉर्ड की बात कही गई है? नहीं, तो यहां पर मोटिवेशन के रिगार्डिंग कोई पॉइंट नहीं है। सेकंड, इट हेल्प्स इन जजिंग एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी तब जज होती है जब हम इसको एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं। तो क्या इस पैराग्राफ में कहीं पर कंपैरिजन की बात कही गई है? नहीं, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। बचा लास्ट, इट फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। कोऑर्डिनेशन की बात वहां पर होती है जहां पर कोई लिंक स्टैब्लिश होता है बिटवीन टॉप और मिडल, मिडल और लोअर, बिटवीन टू प्लान्स, बिटवीन टू डिपार्टमेंट्स। तो यहां पर किसी लिंक की बात भी नहीं की गई है। नो डाउट कंट्रोलिंग हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन करने के लिए, लेकिन यहां पर इस पैराग्राफ में ऐसा कुछ हाईलाइट नहीं किया गया। तो बस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिक्स्थ क्वेश्चन। विवेका इज अ ब्राइट यंग मैनेजमेंट ट्रेनी। After 6 months of testing by her organization, she is given a charge of her office as an assistant manager. So, विवेका एक ट्रेनी थी मैनेजमेंट की फील्ड में। 6 महीने उसको ट्रेनिंग देने के बाद, टेस्ट करने के बाद उसको ऑफिस का चार्ज दे दिया गया। She starts her job with a lot of enthusiasm but realizes that it would not be possible for her to continue without sharing her task. उसने बिजनेस तो अपना मतलब वर्क बहुत अच्छे से स्टार्ट किया, बहुत एनर्जेटिक से, लेकिन धीरे धीरे उसको समझ आने लगा कि सारा काम मैं खुद नहीं कर पाऊंगी। She keeps a secretary who takes order from her. This has reduces her burden of work and has helped her to focus on priority assignments. Which aspect of management is discussed in the above case? आपको पता है आंसर डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन में से एक होगा, लेकिन करेक्ट आंसर है इसका डेलीगेशन, क्योंकि डेलीगेशन का मतलब होता है अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लाई करना, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट डिफरेंट सबऑर्डिनेट्स में। सो यहां पर जो विवेका है उसने अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर दिए हैं, तो उसने अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पर्सन के साथ अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट्स के साथ शेयर की है, सबके साथ शेयर नहीं की है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी पावर नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो डेलीगेशन यहां पर डिस्कस किया गया है, शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इमीडिएट सबऑर्डिनेट। आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन हमारे पास है द टर्म विच मीन्स हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। अब हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है लाइक दिस। सो एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हुई है, पहले वर्कर यहां पर था,
अब यहां पर है, मान लो पहले वर्कर सेल्स के डिपार्टमेंट में काम करता था, अब वो परचेज के डिपार्टमेंट में काम करता है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो इसको क्या कहेंगे? ऑब्वियसली ये ट्रांसफर है। ट्रांसफर एक ऐसी जॉब रोटेशन होती है जिसमें सेम पोजीशन, सेम लेवल, सेम अथॉरिटी, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेम सैलरी, बस वर्क चेंज हो जाता है। और प्रमोशन एक तरह से वर्टिकल शिफ्ट होती है, जब वर्कर नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो यहां पर ट्रांसफर की बात कही गई है। 8th क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इसको रीड करके हमें पता लगाना कि कौन से सही है। मैक्सिमम एक चीज याद रखो कि जब भी ऑल ऑफ द अबव आता है ना, तो 80% ऑल ऑफ द अबव ही आंसर होता है, लेकिन फिर भी हम एक बार रीड करते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट लिंक्स द हाउसहोल्ड which save funds and business firms which invest these funds। तो ये ट्रू है। जो फाइनेंशियल मार्केट है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हाउस होल्ड को बिजनेस फर्म के साथ कनेक्ट करवाता है। हाउस होल्ड जो फंड सेव करते हैं, बिजनेसमैन जो उस फंड को लेकर इन्वेस्ट करते हैं। दे वर्क एज द इंटरमीडिएरी बिटवीन द सेवर्स एंड द इन्वेस्टर्स। यस, ये एक इंटरमीडिएरी है, ब्रोकर है, पैसा जो सेव करते हैं उनके बीच में और इन्वेस्टर्स के बीच में ये एक लिंक एस्टेब्लिश करता है। तो ट्रू। They allocate funds available for investment into their most productive investment opportunity। Yes, जो भी फंड हाउस होल्ड सेव करता है, बिजनेसमैन उसको इन्वेस्ट करता है ऐसे एरिया में जहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा वर्क हो सके। सो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन, अ रिप्यूटेड टू व्हीलर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज इन गुरुग्राम faces a decrease in its market share. Therefore, it has decided to raise its production capacity at its Noida plant by manufacturing eco-friendly two-wheelers at low prices for price-sensitive customers and presenting new models with additional features for quality-conscious customers. For this, the business issues shares and raises rupees 160 crores. The company acquires more machinery to surge the production. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान द बिजनेस इज प्रिपेयरिंग। आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ प्लान आपके 7-8 के हैं, 7-8 तरह के हैं। यहां पर किसकी बात कही गई है? क्या वो मेथड है? नहीं, मेथड में तो हम एक पर्टिकुलर आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह से ये काम किया जाए। क्या ये प्रोसीजर है? नहीं, प्रोसीजर में तो हम पूरा प्लान स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या ये स्ट्रेटेजी है? क्या ये पॉलिसी है? पॉलिसी भी नहीं है, क्योंकि पॉलिसी में तो रूल्स और रेगुलेशंस आते हैं। ये एक स्ट्रेटेजी है। कैसे पता चला? आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेटेजी एक ऐसा प्लान होती है जिसमें हम एक कंप्लीट एक्शन प्लान डिजाइन करते हैं। कंप्लीट एक्शन प्लान डिजाइन करते हैं, और वो एक्शन प्लान किस पर्पस के लिए होता है? किसी भी प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए, किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। तो यहां पर आप देख सकते हो, एक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की प्रॉब्लम क्या थी? उसके मार्केट में शेयर्स कम हो रहे थे, उसके प्रोडक्ट बिक नहीं रहे थे, इसलिए उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि इस प्रॉब्लम को कैसे निकला जा सके। तो उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई कि कस्टमर्स प्राइस सेंसिटिव हैं, उनको टू व्हीलर्स चाहिए, इको फ्रेंडली चाहिए, कम दाम में चाहिए। तो उन्होंने ये स्ट्रेटेजी बनाई कि अगर हम ये करेंगे तो हम प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। तो ये है प्लान। किस नेचर का प्लान है? स्ट्रेटेजियल प्लान, जिसमें स्ट्रेटेजी बनाई गई, कंप्लीट प्लान डिस्कस किया गया कि क्या किया जाएगा। और अगर इसको थोड़ा और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे तो ये बन जाएगा प्रोसीजर। जब हम पूरा देखेंगे पैसा कहां से आएगा, कहां इन्वेस्ट होगा, कहां प्लांट होगा, कहां मशीनरी होगी, वो पूरा प्रोसीजर आ जाता है जिसमें विजन, मिशन सब कुछ डिस्कस हो जाता है। तो ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजी थी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। 10th हमारे पास है, if the ratio is higher, lower is the company's risk failing to meet its interest payments obligations. Hence, debt may be issued or vice versa. But besides interest payment, related repayment obligations should also be considered. So, which ratio is discussed here? अब आपको पता होना चाहिए, अकाउंटिंग रेशियो भी आपने की हुई है, तो ये कौन सी रेशियो है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, इंटरेस्ट डेट रेशियो?
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कैसे पता चला? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक ऐसी रेशियो है जिसकी हेल्प से हम ये पता लगाते हैं कि हमारा कमाया हुआ प्रॉफिट कितने गुना इंटरेस्ट पे करने के लिए यूज किया जा सकता है। और यहां पर हमें क्या कह रहे हैं? बिसाइड्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के अलावा भी हमें सोचना चाहिए। हम सिर्फ इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो वो कौन सी रेशियो है जिसमें रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में सोचा जाता है लेकिन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल के बारे में, प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में नहीं सोचा जाता? वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल मान लो एक बिजनेस ने 5 लाख रुपए कमाए और इसने इंटरेस्ट पे करना है 50,000, तो कितने गुना वो अपना इंटरेस्ट पे कर सकता है इस 5 लाख में से? 10 टाइम्स। एक बिजनेस 10 बार अपने इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट पे कर सकता है। तो कौन सी रेशियो है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो इंटरेस्ट पेमेंट के बारे में सोचती है लेकिन प्रिंसिपल रीपेमेंट के बारे में नहीं सोचती। सो ये 10 क्वेश्चंस हो गए। आगे बढ़ते हैं रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस की तरफ। द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को हम फाइनेंशियल लीवरेज भी कहते हैं। सो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मतलब इक्विटी के बीच में खेलना, यानी इक्विटी को इश्यू करके पैसा रेज करना। ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब है डेट प्लस इक्विटी, यानी हमारी टोटल कैपिटल में, हमारी टोटल फंड्स में डेट का पोर्शन कितना है और इक्विटी का पोर्शन कितना है, उसको हम कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या फिर फाइनेंशियल लिवरेज। और आपको पता होना चाहिए जिस बिजनेस में डेट ज्यादा होते हैं उस बिजनेस में अर्निंग पर शेयर ज्यादा होती है। डेट इश्यू करने की एक लिमिट होती है, एक आइडियल रेशियो होती है। अगर तो उस आइडियल रेशियो को आप फॉलो कर रहे हो तब तो अर्निंग्स इंक्रीज होंगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स को बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आपने वो आइडियल रेशियो क्रॉस कर दी, आप डेट बहुत ज्यादा इश्यू करने लग गए, ज्यादा फंड्स आप डेट से अरेंज करने लगे, तो फिर अर्निंग पर शेयर कम भी हो जाते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को नुकसान होने लगता है। क्योंकि आपको पता है डेट के ऊपर हमें फिक्स्ड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करनी होती है। सो यहां पर हमें कह रहे हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी लाइज इन द फैक्ट दैट if company is earning more profit, it can use borrowed capital and preference share capital, and by doing so it can increase the income of, मैंने अभी बताया, अगर डेट ज्यादा यूज किए जाएंगे, आप बोरोड कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर ज्यादा यूज करोगे तो बेनिफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स को होगा, लेकिन एक आइडियल रेशियो तक। सो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी फाइनेंशियल लिवरेज अच्छा है। इसका मतलब क्या है? पोर्शन ऑफ डेट इन टोटल कैपिटल, लेकिन इसकी एक लिमिट होती है जहां तक हम इसको यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज एथिकल ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस। यस, जो कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन है वो एक बिजनेस की एथिकल और मोरल ड्यूटी होती है। द गिवन स्टेटमेंट इंश्योर्स दैट बिजनेस विदाउट मोरल वैल्यूज कैन नॉट बी टॉलरेटेड फॉर लॉन्ग इन सोसाइटी। यस, जो एथिकली और मोरली कंज्यूमर को प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है, उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, वो ज्यादा देर तक बिजनेस में नहीं टिक सकता। सही बात है। A high standard of moral values can be ensured by legally enforcing that the business follow to the it. ये भी सही है। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक लीगल एक्ट बनाया गया है, तभी मोरली इसको फॉलो किया जा रहा है, तो ये भी सही है। तो करेक्ट कौन सा होगा आंसर इसका? ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, क्योंकि कंज्यूमर की प्रोटेक्शन करना एथिकली, मोरली और लीगली एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 13th क्वेश्चन, मैच द आइटम्स इन द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ये मार्केटिंग चैप्टर में से आपसे पूछा गया है। आपको पता है मार्केटिंग के टोटल आपके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, 5 या 6 हैं। पहला है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, जो कि क्या कहता है कि हमें हाई क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को प्रोवाइड करने चाहिए। तो ये किसके साथ मैच होगा? फर्स्ट के साथ है। सेलिंग कॉन्सेप्ट, जो कि ये कहता है कि प्रोडक्ट बना दो
बिक अपने आप जाएगा, कस्टमर की जरूरत है, कस्टमर को अपनी जरूरत पूरा करने के लिए हमारा प्रोडक्ट खरीदना ही पड़ेगा। तो ये थर्ड के साथ मैच हो रहा है। और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कस्टमर की सेटिस्फेक्शन सबसे पहले है, कस्टमर की जरूरत सबसे पहले है। ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिससे कस्टमर की जरूरत पूरी हो सके। सो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? ए का फर्स्ट, यानी ए या डी। चलिए आगे चेक कर लेते हैं, ये दोनों तो रूल आउट हो गए। बी का है थर्ड, तो यही बचा हमारे पास, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन। अ डैश नेट वर्किंग कैपिटल विल राइज व्हेन करंट एसेट एक्सीड करंट लायबिलिटी। आपको पता होना चाहिए वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो डेली के एक्सपेंसेस, डेली की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए एक बिजनेस को चाहिए होती है। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इसका फॉर्मूला होता है। अगर आपकी करंट एसेट्स 7 लाख हैं और करंट लायबिलिटी 5 लाख है तो आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा ना, तो यही यहां पर पूछ रहे हैं, 2 लाख पॉजिटिव, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान कैन नॉट बी यूज्ड टू और इशूड टू। आपको पता होना चाहिए कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, वो बेसिकली एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के अकॉर्डिंग कुछ शेयर्स अपने एम्प्लॉयज को इश्यू करती है। वो एम्प्लॉयज चाहे परमानेंट हो चाहे टेम्परेरी हो, उनको इश्यू करती है, और नॉर्मल जो रेट होता है ना, उस रेट पे नहीं, कुछ डिस्काउंट पर इश्यू करती है। मान लो 80 रुपीज का। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर एम्प्लॉयज हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो वो एम्प्लॉयज की तरह नहीं, ऑनर्स की तरह काम करेंगे। क्योंकि एम्प्लॉयज को पता होगा कंपनी डूबी तो हमारे शेयर्स, हमारे पैसे भी डूबेंगे, कंपनी बढ़ेगी तो हमारे शेयर्स भी बढ़ेंगे और हमें पैसा भी ज्यादा मिलेगा। सो एम्प्लॉयज को ऑनर बनाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज, आजकल तो हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेट करवा देती हैं अपने शेयर्स में डिस्काउंट पर इशू करके। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान किनके लिए नहीं होता? मैनेजिंग डायरेक्टर्स के लिए, क्योंकि वो एम्प्लॉयज नहीं है ना, इसलिए। आगे बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? अब यहां पर ध्यान दो, ये वर्ड ना आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा एग्जाम में। इनकरेक्ट मतलब कौन सा फॉल्स है, झूठ क्या लिखा है इसमें। चलिए एक बार देख लेते हैं। मोटिवेशन इज एन इनर साइकोलॉजिकल फोर्स विच कंपेल्स एम्प्लॉयज टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर। यस, जो मोटिवेशन है हर पर्सन की इंटरनल फीलिंग्स होती हैं जिसको पता लगाना मुश्किल है। मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एज इट रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यस, मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, वो इनर फीलिंग्स हैं, इसका पता लगाना मुश्किल होता है। मोटिवेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। नहीं, ये फॉल्स है, ऑप्शन सी। मोटिवेशन पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। अगर हम किसी को रिवॉर्ड देंगे, उसकी तारीफ करेंगे, उसका स्टेटस इंप्रूव करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, तो ये पॉजिटिव मोटिवेशन है। लेकिन अगर हम उसको पनिश करेंगे, उसकी गलत चीजों के लिए उसको डांटेंगे, तो वो नेगेटिव मोटिवेशन। तो मोटिवेशन दोनों तरह की होती है, ये फॉल्स है। आगे बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन। इन लार्ज फर्म्स प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग इज परफॉर्म्ड बाय। आपको पता होना चाहिए नॉर्मली छोटे मोटे बिजनेस जो होते हैं उसमें जो स्टाफिंग प्रोसेस है वो सेपरेटली किसी डिपार्टमेंट को नहीं दिया जाता, जबकि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में इसके लिए एक अलग से एचआर डिपार्टमेंट रखा जाता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो एम्प्लॉयज की सिलेक्शन, उनकी रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, सब चीजों के बारे में यही सोचता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। 18th, कंट्रोलिंग इज द परवेजिव फंक्शन। परवेजिव वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। परवेजिव मतलब एप्लीकेबल ऑलवेयर, एवरीवेयर। एप्लीकेबल एवरीवेयर, हर जगह, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो कंट्रोलिंग हर जगह एप्लीकेबल है, हर बिजनेस में, हर कंट्री में, बिकॉज इट इज परफॉर्म्ड at all the levels of management to ensure that the work is being performed as planned at every stage. Yes. In all the organizations, whether it is profit making or non profit making. Yes. Goal oriented process. No. A and B. Yes. So pervasive क्यों हमें ये पूछा गया था, तो इसके लिए A और B दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी हमने सिलेक्ट कर दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 में हमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफाइनिंग क्वालिटी ऑफ बॉन्ड। तो बॉन्ड यानी एक तरह से डिबेंचर्स, इंडिया में हम इसको डिबेंचर्स कह देते हैं, फॉरेन में हम इसको बॉन्ड्स कह देते हैं। तो क्या डिबेंचर्स के ऊपर डिविडेंड मिलता है? नहीं, डिविडेंड नहीं मिलता, तो ये बॉन्ड की क्वालिटी नहीं है। बॉन्ड की एक फेस वैल्यू होती है, उसका एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, उसकी रीपेमेंट्स फ्रीक्वेंटली होती हैं, यस। तो कौन सी क्वालिटी नहीं है? डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मिलता है, डिबेंचर्स को या बॉन्ड्स को नहीं। लास्ट हमारे पास है अरेंज द नीड्स मैस्लोज नीड हायरार्की इन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ देयर हायरार्की। तो आपको मैस्लोज थ्योरी अगर पता है तो आपको पता होगा सबसे पहली जरूरत होती है बेसिक साइकोलॉजिकल नीड। तो यहां पर बेसिक साइकोलॉजिकल नीड कहीं दी हुई है? नहीं। दूसरी हमारी होती है सेफ्टी नीड, क्योंकि भाई अगर आपके रोटी कपड़े मकान की जरूरत पूरी हो चुकी है तो अब आपको सेफ्टी चाहिए, तो सेफ्टी यहां पर है चौथे नंबर पे। तो कौन कौन सा रूल आउट हो गया? यहां पर फोर्थ है, ये नहीं आएगा, ये आ सकता है, ये भी आ सकता है अभी। तीसरी हमारे पास जरूरत होती है एफिलिएशन, बिलोंगिंगनेस, एक अटैचमेंट, जहां पर हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहां के लोगों के साथ हमारी अटैचमेंट होनी चाहिए, क्योंकि हर पर्सन सोशल पर्सन होता है। सो एफिलिएशन यहां पर है पहले नंबर पे। सो पहले नंबर वाला कहां पर आएगा? ये रूल आउट हो गया, ये भी रूल आउट हो गया, क्योंकि पहला नंबर तो यही है, करेक्ट आंसर यही होगा। करेक्ट आंसर हमें मिल चुका है, लेकिन फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आएगा स्टीम नीड। स्टीम नीड का मतलब होता है रिस्पेक्ट, क्योंकि भाई जहां पर हम काम कर रहे हैं वहां पर हमें रिस्पेक्ट तो मिलनी चाहिए, तभी हम काम करेंगे। और लास्ट हायरार्की होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये एंड वाली नीड होती है जिसके लिए आप एग्जिस्ट करते हो, आपका मेन एम। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस किए। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि कुछ बेनिफिट उनका भी हो जाए।